हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हमको क्या करना है अब? आज हमको पढ़ना है बेसिकली क्या? वाटर पॉल्यूशन। हम एयर पॉल्यूशन पूरा डिटेल में देख चुके हैं, जितना हमको रिक्वायरमेंट था। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस चैप्टर से हमें जो भी क्वेश्चन हैं सारे सिर्फ एनसीईआरटी से ही करने हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। हम थोड़ा सा भी एनसीईआरटी ज़्यादा इधर उधर ना हो इस चैप्टर के लिए। एक चैप्टर ये भी है और एक चैप्टर आपका मिनरल न्यूट्रिशन, जैसे हम बात करें वो चैप्टर भी कुछ इसी तरीके का है कि हमको सिर्फ एनसीईआरटी पर ही पूरा एम्फेसिस रखना होता है। बायोटेक के एक दो चैप्टर है, उसके अंदर भी हमको पूरा एम्फेसिस किसके ऊपर होना चाहिए? हमारा एनसीईआरटी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। और दूसरे चैप्टर्स हैं काफ़ी जिसमें थोड़ा बहुत हमको बाहर की चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि हमको बेसिकली एनसीईआरटी की चीज़ को समझ के चलना है। ठीक है, तो चलो पढ़ना स्टार्ट करें। अपन क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? सिंपल वाटर पॉल्यूशन हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अपन बात करें वाटर पॉल्यूशन, तो सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा? हम जानते हैं वाटर पॉल्यूशन के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा और साथ में इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होगी। तो ध्यान रखना, इंप्यूरिटीज विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0.1%। इतनी परसेंट इंप्यूरिटीज होती हैं। और वो इंप्यूरिटीज कैसी हो सकती हैं? सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं जो नीचे बैठे हुए हों, कॉलोइडल मटेरियल हो या फिर डिसॉल्व्ड मटेरियल हो। इन तीनों फॉर्म में कोई सा भी आपका आ सकता है। जैसे कि अपन बड़े बड़े पेबल्स की बात करें, थोड़ी अपन मिट्टी के थोड़े बड़े टुकड़ों की बात करें, सस्पेंडेड में आ जाएगा। कॉलोइडल में क्या आ जाएगा? डस्ट पार्टिकल्स आ जाएगा, स्मोक आ जाएगा और सारा आपको कॉलोइडल के अंदर आ जाएगा। अगर अपन बात करते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी इसके अंदर मिक्सअप हो सकते हैं। डिसॉल्व मटेरियल में क्या हो जाएगा? बहुत से मिनरल्स होंगे जिसके अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर हमको मिलेंगे, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की फॉर्म में मिलेंगे। तो ये तीनों चीजें मिला के क्या बनाएगी? आपके वाटर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। एंड दिस विल कंस्टिट्यूट द 0.1% ऑफ द टोटल इम्प्योरिटी ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में वाटर प्लस इम्प्योरिटीज वो कितनी है आपकी? 0.1%। तो 99.9% आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाटर हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें तो अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये कंडीशन आपके वाटर को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए कैसी नहीं बना रही है, अच्छा नहीं बना रही है। तो हम बोल सकते हैं मेयर 0.1% इम्प्योरिटीज मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव। तो अब इसको अपन आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, पर रिमूव कर भी सकते हैं, बट उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर आ जाएगा क्या? आ जाएगा सेडिमेंटेशन आ जाएगा, फिल्ट्रेशन आ जाएगा। केमिकल ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा कि हम बेसिकली क्या करें, उसके अंदर हम क्लोरीन डालें जिसकी वजह से डिसइंफेक्टेंट हो जाए पूरा, वो सारे जितने भी उसका इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट से साइको किलिंग हो जाए। बायोलॉजिकल में क्या हो, अपन जैसे कि फंगस की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से क्या कर सकते हैं? इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्टेज को खत्म कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली जैसे कि अपन बात करें गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान के अंदर क्या चल रहा है? ये चीजें चल रही है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं वहां पर। और तीनों ट्रीटमेंट की हेल्प से पानी को क्या शुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका जयपुर का भी है। जयपुर में आपने देखा होगा अगर शायद जल महल, तो जल महल का वहां पर जो पानी है उसको भी ट्रीटमेंट की कोशिश की गई थी एक टाइम पर कि उसको साफ किया जाए, बट वो प्रोसेस कंप्लीटली 100% सक्सेसफुल नहीं रह पाई, वो बात अलग है। बट हम बात करें जैसे कि और दूसरी कंट्रीज में, जो एडवांस कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर ये चीजें चलती है जहां पर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों ट्रीटमेंट आसानी से काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखें अब। The water pollution is caused by the addition of organic and inorganic chemicals as well as a biological material which change the physical and chemical properties of water। यही बात अपन ने कल एयर पोल्यूशन के लिए भी की थी कि अगर उसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ गया या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ जाता है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के ऐड होने की वजह से, तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन। और जो चीज उसको कंटेमिनेट कर रही है उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब किसी सोर्स से हो सकता है, जो भी सीवेज मैटर है हमारे घर से, जो भी आपके एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं उसकी हेल्प से भी हो सकता है वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्यों ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, और वही टॉक्सिक केमिकल क्या कर रहे हैं? जो आपके एक्वेटिक हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट में कौन आ जाएगा? आपका वीडिसाइड्स आ जाएंगे, इंसेक्टिसाइड्स आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आ जाएंगे। तो इथाइलिन भी आ सकता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जब भी अपन बात करें तो एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर जो भी आपके रिवर बॉडी के अंदर आ रहा है वो सब क्या होगा? जो भी आपकी एक्वेटिक हैबिटेट में जो भी फिशेज रह रही हैं तो वो क्या काम करेगी? उस पर्टिकुलर केमिकल को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करेगी।
इनहेल तो नहीं, मतलब हम बोले इंजेस्ट करेगी, जब वो बॉडी के अंदर आएगा तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड फॉर्म में रह जाएगा, और एक्यूमुलेटेड फॉर्म में होने की वजह से एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होने पर वो टॉक्सिसिटी कॉज कर जाएगी। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका मिनीमाटा डिजीज। ठीक है, पढ़ेंगे उसका अपन। मर्करी की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है, फिशेस के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है कई बार। अगर ह्यूमन के अंदर ये इफेक्ट आसानी से कर सकती है। डोमेस्टिक वेस्टेज, हमारे घर से अगर मान लो कोई भी चीज़ें निकलती है, जैसे अपन ने कचरा डाला, गीला कचरा, सूखा कचरा जो भी अपन डालते हैं, तो उसके अंदर खतरनाक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपके वाटर बॉडी के अंदर जाके मिल गए तो डिफरेंट बीमारियां कॉज कर सकते हैं, जैसे कि डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट बीमारियां कॉज करते हैं। बेसिकली जो बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं वो आपके इन वेस्टेज से आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट, हॉट वाटर ऑफ थर्मल प्लांट। अब समझना, जब हमने देखा होगा थर्मल प्लांट जो होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक बहुत शानदार काम होता है भाई। क्या होता है, वहाँ से बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो जो वाटर निकलता है वो किस फॉर्म में निकलेगा, हीटेड फॉर्म में निकलेगा। अब रिवर जो है, वहाँ का पानी थोड़ा ठंडा है, अब हीटेड वाटर उसके अंदर मिल रहा है जाकर, तो वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग हैबिटेट जो बना हुआ है फिशेस के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पर जो नई फिशेस जो अडेप्ट करके रहेंगी वो कैसी होंगी, जो थोड़ा वार्मर वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाएंगी। तो आपने क्या किया है कि एग्जिस्टिंग हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक नया हैबिटेट का फॉर्मेशन कर दिया, तो जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, पूरी तरह कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर से हम जानते हैं कि वहां पर रेडियो आइसोटोप्स कई बार आपके वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट जो आपके रेज वहाँ से निकल रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ का जो वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय होगा, वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी। तो मतलब कि अगर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन आसानी से हो सकता है, क्योंकि इन सब का जो एफ्लुएंट है वो सीधा जाके कहाँ पर मिल रहा है, रिवर के अंदर मिल रहा है, रिवर बॉडी के अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो रिवर जो रिवर है वो एक तरीके से सोर्स है आपके मीठा पानी के लिए, तो हम उस पानी को इजीली हम इंजेस्ट नहीं कर सकते, हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ना ही प्लांट के लिए वो ज़्यादा काम की चीज़ होगी। ठीक है, चलो तो अब आगे देखें अपन। अब क्या चीज़ होती है, इससे कुछ कंपोनेंट हमको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे कि मैं सिंपल से यहाँ बात करना चाहूँ तो ये है, इसको इस तरीके से हम समझें। देखना, हमने बोला कि एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड के अंदर क्या भरा हुआ है, आपका पानी भरा हुआ है। बाहर से कोई एफ्लुएंट की वजह से कोई आपके कोई इंडस्ट्रीज या होम जो भी है वहाँ से कोई एफ्लुएंट आया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर की जो आपकी कंसंट्रेशन है बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो माइक्रोब प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो क्या काम करेंगे, इस पर फीड करना स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। जब ये फीड करना स्टार्ट करेंगे तो इनको क्या रिक्वायर्ड होगी, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो आसपास के एनवायरनमेंट से या फिर हम बोले इस पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको ये यूटिलाइज करेंगे माइक्रोब्स, और उसको यूटिलाइज करके इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। पर जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बाहर से एफ्लुएंट इसके अंदर ऐड होता जा रहा है, तो इन बैक्टीरिया को भी अपना कंसंट्रेशन क्या बढ़ाना पड़ेगा। ये बाइनरी फिशन करेंगे बार बार और अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज में आना स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पर। तो जो इसका ऑक्सीजन की डिमांड है, तो इनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट शो करेंगे ताकि इसको आसानी से डिग्रेड कर सके। ठीक है, और अगर यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ऑक्सीजन की यूटिलाइज करते जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी इसके अंदर, वाटर के अंदर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। तो मतलब कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, अगर मैं बोलूं कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। या मैं लिख सकता हूं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक मैटर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर बहुत ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं दिस पर्टिकुलर पॉन्ड इज पॉल्यूटेड। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर BOD ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है या पॉन्ड है जो वो कैसा हो जाएगा, हाईली पॉल्यूटेड। तो पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है उस पर्टिकुलर जगह पर, वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो हम कहीं ना कहीं ये बात समझ चुके हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या चीज़ होती है। बायोलॉजिकल क्यों बोला है मैंने? क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व है यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मतलब कि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखें। बायोलॉजिकल बढ़ेगा तो वाटर कैसे पॉल्यूटेड है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ अपन अभी देख चुके हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। डैफनिया, ट्राउट फिश, स्टोन फ्लाइज, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। मतलब कि ये वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते जहां पर वाटर पॉल्यूशन हो। तो एक तरीके से कैसे नेगेटिव इंडिकेटर है, मतलब ये वहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वहीं पर रह पाएंगे जहां पर वाटर पॉल्यूशन क्या हो, कम हो। ठीक है, बहुत अच्छा। बट ई कोलाई का ध्यान है ना, ई कोलाई वहां सर्वाइव करेगा जब वाटर पॉल्यूशन क्या हो, ज्यादा हो। अब देखते हैं अपन यहां देखना क्या चाह रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि शुरुआत में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। जैसे जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती चली गई, डिजॉल्व ऑक्सीजन सडन कम होता चला गया, फिर बाद में इस तरीके से क्या है, स्लोप बन गया। तो ये तो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया और ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखें अपन, बहुत ईजी है एकदम। अब व्हाट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? ठीक है ना। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब हम बोले उसको डिग्रेड करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी, दैट इज नॉन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अब हम बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ज़्यादा होगी या कम होगी, तो हम बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाई? क्योंकि यहाँ हमने एक पॉइंट जोड़ दिया है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को ही डिग्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए तो बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई ये वाला। एक एक्वेटिक वीड, इसका नाम क्या है, आइकॉर्निया, और आइकॉर्निया इज आल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। ऐसा क्यों बोला अपन ने? क्योंकि इस पर्टिकुलर वीड को, एक प्लांट था, इसको इसके खूबसूरत फ्लावर की वजह से, ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से इंडिया के अंदर लाया गया था कि भैया ठीक है इससे बहुत अच्छा काम चलेगा। बट हुआ क्या, इट स्टार्ट एक्टिंग एज अ वीड, और इसने जो एग्जिस्टिंग हैबिटेट थे उससे कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया फॉर फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर। उस सब चीज़ों के लिए इसने कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पर जितना भी एक्वेटिक हैबिटेट था, जितना भी प्लांट्स थे, उन सबको रिमूव कर दिया, और खुद अभी बहुत हाईली स्पीड से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, सर्वाइव कर रही है इंडिया के अंदर। ये सिर्फ इंडिया की दिक्कत नहीं है, और भी बहुत जगह दिक्कत है, और भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इसको यूज में लिया था और उनके लिए बहुत खतरनाक वीड साबित हुई है। ठीक है, चलो, तो ये बात हमें बहुत इजीली समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में तुम्हें समझा चुका हूँ क्या चीज़ होती है, अब यहाँ आप आसानी से देख सकते हो। अभी अपन ने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझाना बाकी है भाई, थोड़ा मेरे को हल्का सा बोलने में टंग स्लिप, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? अब समझना, हमने बोला कि जो आपके डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, भाई डिग्रेडेबल की तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो डिग्रेड हो जाएगा बॉडी के अंदर भी आके, हम जानते हैं बॉडी के अंदर HCl है। बट अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो वो आसानी से डिग्रेड नहीं होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम NCERT का ही लेते हैं, डेट इज द DDT। DDT क्या है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा। अगर अपन जाते हैं इसके ऊपर, अपन ने जैसे हम वेजिटेशन जो है आपकी वेजिटेबल्स है उसके ऊपर छिड़काव किया, उससे क्या होगा, जो पेस्टिस, जो आपके पेस्ट होंगे, इंसेक्ट होंगे, उस पर अटैक नहीं करेंगे, उस पर छिड़काव किया। अब उसी को आप कहाँ यूज़ में ले, उस जो आपने जो बेसिकली आपके वेजिटेबल्स से उसको धोया,
तो वो सब DDT निकल के कहाँ चला गया, वाटर बॉडीज के अंदर चला गया। जब वाटर बॉडीज के अंदर चला गया तो वहाँ पर फिशेज ने उसको यूज में लिया, फिशेज जब पानी उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो DDT भी बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से फिशेज को मान लो किसी एनिमल ने खाया तो वो DDT उसके अंदर भी चला गया, किसी एनिमल ने वेजिटेबल को खाया तो वो DDT उसके अंदर भी चला गया। तो DDT क्या होता है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड फॉर्म में रहता है और ये कभी भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल 1 से टॉप ट्रॉपिक लेवल तक जाना स्टार्ट करेंगे, टॉप लेवल तक, तो धीरे धीरे हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इस DDT की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और यही चीज क्या कहलाती है, बायोमैग्निफिकेशन, मतलब कि इंक्रीमेंट इन द हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द टॉप कंज्यूमर लेवल, दैट इज नॉन एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और इसी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन जो है वो एक तरीके का टॉप कंज्यूमर है, हम किसी को भी खा लेते हैं। तो अगर हम टॉप कंज्यूमर हैं तो हमारे अंदर बायो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी। तभी तो अपन बोलते हैं कि हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो क्या है, एक्यूमुलेटेड फॉर्म में है, दैट आर द सोल कॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे देखें थोड़ा सा, तो ये बात समझ में आ गई अपन को, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करते हैं कि भाई टॉपिक लेवल 1 से आप टॉप ट्रॉपिक लेवल तक चले जाओगे तो DDT कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब जिसका अपन इसका एग्जांपल देखें कि बर्ड्स के अंदर, तो बर्ड्स के अंदर जो आपको एग मिलेगा वो कैसा मिलेगा है, क्लीडोइक एग मिलेगा। और क्लीडोइक एग का एक काम है, इसके अंदर जो शेल होती है डेट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और हम एक चीज जानते हैं कि DDT क्या काम करेगा, इस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रप्चर करेगा, जिसकी वजह से जो शेल बन रही है, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल बनेगी वो कैसी बनेगी, थोड़ी थिन बनेगी, काफी थिन बनेगी। तो थिनिंग ऑफ द शेल ऑफ द क्लीडोइक एग्स, दैट इज ऑल द नेगेटिव और द एडवर्स इफेक्ट ऑफ DDT that is present due to the biological magnification in the higher organisms। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे देखें, तो यहां तक अपन बात देख चुके हैं भाई, है ना। आगे देखें, चलो। The harmful substances they get accumulated in tissue in increasing concentration along the food chain at successive trophic level is called biological magnification। The highest concentration occurs in top consumer। जैसे कि अगर अपन बात करना चाहें यहाँ पर सीधा सीधा, जरा देखें, हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने बोला सबसे पहले प्रोड्यूसर आए, प्रोड्यूसर के बाद कौन आया, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो ये जो टॉप कंज्यूमर है उसके अंदर आपको DDT की, हम बोले कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंस की जो एक्यूमुलेशन होगा सबसे ज्यादा मिलेगा इस पर्टिकुलर लेवल पर। तो हम बोलते हैं इसको ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। मतलब कि हम बोलते हैं फूड चेन की बात हो रही है, और हमने देखा है ज़्यादातर फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 2 to 10% लोगों का पढ़ाई होगा मेरे हिसाब से निकाल का, है ना। आगे देखें, it occurs as the toxic substances accumulated by organism cannot be metabolized or excreted and passed to next higher trophic level। ये बाद में बता चुका हूँ। The most common biomagnification is the mercury and DDT। DDT concentration एक डेटा है, सिंपल याद रखना है, 0.003 parts per billion in water can ultimately reach to 25 parts per million। यहाँ बिलियन की बात हो रही है, यहाँ मिलियन की बात हो रही है, ध्यान रखना। इन फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू बायोमैग्निफिकेशन, ऐसी बर्ड जो फिश पर डिपेंडेंट होती है, और फिश को कहाँ से मिल रहा है, DDT वाटर बॉडी से ही मिल रहा है, तो उसके अंदर इस तरीके से इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखें। अब क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स which causes thinning of eggshell and their premature breaking, eventually causing decline in bird population। क्योंकि अगर premature breaking हो गई तो जो बच्चा बाहर निकल कर आएगा, जो चूजा बाहर निकल कर आएगा, वो क्या हो सकता है, आसानी से जल्दी सी डेथ हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन प्रॉपर नहीं बने हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, चलो अब क्या है, प्रेजेंटली हम जानते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर और हमारे घर के अंदर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है। घरों के अंदर की बात छोड़ो, अभी हम हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। तो वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल बाहर पटक दिया जाता है उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं,
और वही जो बेसिकली आपका हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वही क्या काम कर रहे हैं, डिसेंट्री, बहुत अच्छा एग्जांपल है, शिगेला डिसेंट्री को कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज कर सकता है, कोलेरा कॉज कर सकता है, दैट इज कॉज बाय बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरे, ठीक है ना। तो अगर अपन टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से कॉज होता है तो ये सब बीमारियां फैल जाएगी, क्योंकि अगर जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसमें इतना नहीं मिलेगा, बट जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसके अंदर ये सब इन सब का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं हॉस्पिटल के अंदर हर चीज़ का इलाज ही होगा, तो डिजीज वाले चीज़ें आपको वहाँ हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि इनको एक प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, एक पॉलीथीन बैग के अंदर करके इसको डंप पिट कर देना चाहिए, या तो एक पिट का फॉर्मेशन की उसके अंदर डाल देना चाहिए। वाटर बॉडीज के अंदर डायरेक्ट डालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देख, सीवेज फ्रॉम आवर होम्स एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल आर लाइकली टू कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डिस्पोजल ऑन इनटू वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट may cause outbreak of serious disease such as dysentery, Shigella dysentery, typhoid, salmonella typhoid, jaundice and cholera etc. ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, प्रेजेंटली वाटर पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। ध्यान रखना, हमें एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, हम प्लीज़ एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ही कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज की, पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे आपको डाइज का बहुत ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें हैवी मेटल्स को बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। तो अगर हैवी मेटल कंसंट्रेशन जो कौन होते हैं, जो एलिमेंट जिनकी डेंसिटी ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कॉपर का और लेड का, तो इसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से नई नई तरह की बीमारियाँ हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। जैसे हम बात करें, सिंपल एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, हमने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था, कौन सा, मिनीमाटा डिजीज, जो अपन किसके लिए उससे हुई थी, मरकरी से हुई थी, अपन ने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था। तो जैसे कि मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, इन सब की वजह से क्या हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हम सिंपल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आप समझना, the process of enrichment of water and consequent loss of species referred to as eutrophication। अब समझना क्या चीज होती है, कोई भी एक पॉन्ड है, इस तरीके से पॉन्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिशन भर गया भाई, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में। तो कोई भी चीज की एक्सेस अमाउंट होगा तो क्या पॉल्यूशन कॉज करेगा, ऑब्वियस बात है, पॉल्यूशन कॉज करेगा। जब उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इकट्ठा हो गया तो ऐसी पर्टिकुलर लेक को हम क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिक लेक। क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिक, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट यहाँ ज्यादा है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो जो पहले साफ पानी था वो आपके साथ थलथला पानी हो जाएगा, मतलब कि वो थोड़ा सा दलदली हो जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे वहां पर ऐसे प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे जो एडवर्स कंडीशन में रह जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि उनको मिट्टी जैसी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि मिट्टी भी उड़कर आएगी सही। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वाटर था वो कैसा हुआ, थोड़ा सा गुनगुना सा हुआ। गुनगुना मतलब कि हम ये बोल सकते हैं आसानी से कि अगर इसके अंदर न्यूट्रिएंट आ जाएंगे बहुत सारे, तो जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी उनके ऊपर, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होने की वजह से हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। पानी थोड़ा सा गर्म होगा, सॉइल इरोजन भी हो रहा है आसपास है, सॉइल आके इसके अंदर गिरेगी, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल इसके अंदर छोड़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी विस्कोसिटी, ठीक है। और विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होने की वजह से कुछ टाइम बाद कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा दलदली हो जाएगा, मतलब कि गीली मिट्टी, मतलब थोड़ी जिसके अंदर पैर आसानी से चला जाए वैसा बन जाएगा। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जहाँ पर जो एक्वेटिक हैबिटेट था कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईली अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म है, जबकि प्लांट्स है बॉटनी के अंदर, वो यहाँ पर सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे। ये सिंपली एक तरीके का क्या है, सक्सेशन है, सक्सेशन देख रहे हैं, है ना। The process of nutrient enrichment of water and consequent loss of species diversity is referred to as eutrophication, and lake is known as eutrophic lake. In this process, presence of nutrient in lake stimulates growth of algae, increase organic loading and bring about reduction in the oxygen content of water, causing death of aquatic organism। क्योंकि जब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, इन सब की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो जो यहाँ पर ऑक्सीजन था पहले वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ की, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं अपन यहाँ पर। जब उसी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका यहाँ पर
जो एक्वेटिक हैबिटेट थी उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। अब पॉल्यूटेंट फ्रॉम मेन एक्टिविटीज लाइक एफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, वो सब भी वहां पर जाएगा। तो अगर ये मेन एक्टिविटीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से अगर ये सब आपके लेक के अंदर जाता है तो और लेक तो और जल्दी फास्टली न्यूट्रिएंट को एक्युमुलेट करेगी अपने अंदर, बहुत जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट भरते जा रहे हैं, तो वो लेक बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहाँ का एक्वेटिक हैबिटेट बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐसे पर्टिकुलर यूट्रॉफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन, मतलब कि एक्सेलरेट कर दिया, क्यों कर दिया, बाय द मीन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जो एजिंग है, मतलब कि बुढ़ापा आना एज लेक का, दैट इज ऑल ड्यू टू नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोथ। अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के अंदर एड ऑन हो गई तो उसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेटेड बोल देंगे। ठीक है, प्राइम कंटेमिनेशन क्या होते हैं, नाइट्रेट एंड द फॉस्फेट। और हम जानते हैं कि अगर यूट्रॉफिक लेक की जो बीओडी होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, जल्दी से इसको फटाफट कॉपी करें। हाँ, तो आगे देखें, अपना क्या देखना है अपने को बेसिकली ये कि अब और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। अब देखो जैसे है ना, इन सब मैन मेड सोर्सेज से हमारे पॉल्यूशन हो सकते हैं। अपन ने सिंपल लिख लिया, सब जानते हो हाउस होल्ड डिटर्जेंट में क्या क्या होगा, जो डिटर्जेंट्स अपन यूज में ले रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड, जिसके अंदर लिपिड कंटेंट होता है, आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट्स भी होते हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, उन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, अमोनियम मिलेगा। ये सभी पॉल्यूटेंट की तरह काम करेंगे। दूसरी हम बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में हम बोलते हैं डाइज को बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। और जैसे हम बात करें यहाँ पर वैक्स कर देना, इसको वैक्स है ना, डस्ट हो गया, वैक्स हो गया, और डिफरेंट टॉक्सिन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, सॉल्ट हो गया, मर्क्यूरी एंड लेड, ये सब आपके एक इंडस्ट्रियल वेस्ट में यूज में आते हैं। जैसे हम जानते हैं जो लेड होता है ना, इसको आपको रेडियो एक्टिव प्लांट्स में वहाँ बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। इसको मर्क्यूरी हो गया, सॉल्ट हो गया, टॉक्सिन, वैक्स एंड डस्ट, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारे ह्यूमन मैन मेड है, क्योंकि इंडस्ट्रीज मैन ही रन कर रहा है। तो यहाँ पर इनका जो एफ्लुएंस है मर्करी को, लेड का, इनका जो एफ्लुएंट करना है इसको, ये सब किसकी वजह से है, ह्यूमन की वजह से, क्योंकि इन सब चीजों को ये ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है पूरा इसको, एंड सीवेज। ठीक है, तो इसकी वजह से, इन सब की वजह से भी ये सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, इन सब की वजह से क्या होगा, जो एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन होगा। और एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन होगा तो जो हमारे पास बेसिकली सोर्स हैं वाटर के, वो धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे, डिमिनिश होते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हमने बोला कि हमको पानी को साफ तो रखना ही है, जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए केस स्टडी कर ली जाए कि भाई क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर अपन बात करें केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो वेस्ट वाटर से ट्रीटमेंट के लिए क्या है, एक केस स्टडी है। इसको हमको पढ़ना है थोड़ा सा एनकार्टा का है, तो ध्यान से ध्यान है थोड़ा सा हमको। इसमें अब क्या है बेसिकली समझना बात को। हुआ क्या, पहले तो फिजिकल, देन केमिकल, देन बायोलॉजिकल, तीनों ट्रीटमेंट किए गए। इसके बाद भी देखा कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डिजॉल्व्ड मटेरियल्स प्रेजेंट थे, डिजॉल्व्ड पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट थे, जो आसानी से अलग नहीं हो पा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, इसके ऊपर इसको इस तरीके से नेचुरल फॉर्म में लेकर जाया जाए, जहां पर हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज में लेते हुए इन पॉल्यूटेंट्स को खत्म करें। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, इसमें फंगस भी आ जाएंगे, बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, इनको यूज में लेते हुए सही किया जाए। बट कहीं ना कहीं नेचुरल वे को भी यूज में लेना है। तो शुरुआत में फिजिकल देन केमिकल दोनों यूज में लिए। फिर इसको अपन ने क्या किया, कुछ प्लेन्स की फॉर्म में, मतलब कि रिवर की फॉर्म में, बोला नाले की फॉर्म में इस पानी को छोड़ा गया। कहाँ पर, कुछ हमने क्या किया, कुछ 100 हेक्टेयर से जमीन ली पहले, ठीक है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट बनाया। और वहां पर हमने क्या किया, कुछ फॉरेस्ट टाइप सेटअप किया, सेंचुरीज टाइप सेटअप की, जहां पर हमने क्या किया, एनिमल्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन को, और हमने पानी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन ने ग्रोथ करवाई। अब क्या हुआ, उस पानी को उसके अंदर छोड़ा गया वहां पर, तो हमने वहां पर कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़े, जिसकी वजह से वो क्या करे, जो भी पॉल्यूटेंट्स थे रिवर के अंदर उस पर वो फीड करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक तरीके का पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखा, और उस पूरा जो भी बायोडाइवर्सिटी वहां पर जो मेंटेन की गई है, वो जो इकोसिस्टम वहां पर बनाया गया है, उसको बचाए रखने के लिए, उसको इस तरीके से मेंटेन रखने के लिए कि वो आगे भी ऐसा का ऐसा ही रहे, उसके लिए हमने एक ग्रुप डिसाइड किया कि भाई ठीक है, यहाँ पर ये आपको ये काम करना है, आपको इसकी प्रोटेक्शन करके रखनी है हमेशा के लिए। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं।
वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड बाय इंटीग्रेटेड मैनर, इंटीग्रेटेड मतलब मिलजुल कर काम करने वाला, ठीक है ना, बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस। आर्टिफिशियल में कौन सा, जो फिजिकल से केमिकल हम कर रहे हैं। एन एग्जांपल ऑफ सच एन इंडिविजुअल इन द टाउन ऑफ अरकाटा सिचुएटेड अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया आपका अमेरिका का पार्ट है, ठीक है ना, तो वहां पर एक टाउन है अरकाटा, वहां पर ऐसा किया गया। कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट from the Humboldt State University, the town people created an integrated wastewater treatment process within a natural system। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लीट हर चीज़ आपकी एनसीईआरटी से है। अगर आपको पूछा जाए एनकार्टा कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और आप ये नहीं बोल सकते आउट ऑफ सिलेबस है जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी में एक चीज़ गिवन है, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट दोनों ने मिलकर इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया कि ठीक है, हम नेचर को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम बायोलॉजिकल वे से वाटर का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या हुआ, द क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेज। द पहला तो कौन सा था, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, आपने पानी को रोक दिया तो जो बड़े बड़े पेबल्स है, बड़े बड़े स्टोन्स थे जिनका मॉलिक्यूलर वेट, जिसका हम बात करें वेट ज़्यादा था, वो क्या हुआ, नीचे सेटल डाउन हो गया, उसका फिल्ट्रेशन कर दिया। और केमिकल ट्रीटमेंट में क्लोरीन ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो सब क्या हो गए, किल हो गए, डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है क्लोरीन। स्विमिंग पूल में भी इसको बन डालते हैं, याद होगा कुछ, है ना। आफ्टर दिस स्टेज लॉट ऑफ डेंजरस पोल्यूटेंट्स लाइक डिसॉल्व्ड हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन्स। To combat this, an innovative approach was taken and the biologist developed a series of 6 connected marshes over 60 hectares of marshland। Marshes का मतलब ये होता है कि वहाँ पर क्या है, आपने क्या किया है, सिर्फ डिफरेंट टाइप की क्या इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखा है, डिफरेंट टाइप के आपने अलग अलग तरीके से हैबिटेट को बनाया है, जहाँ पर वो पानी आसानी से वहाँ पर होकर निकलेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्लांट्स, algae, animals, microorganisms were seeded into this area which neutralize, absorb and assimilate the pollutant। जो या तो पोल्यूटेंट को क्या करें, एब्जॉर्ब कर लें, या उसको यूटिलाइज कर लें, या उसको डिग्रेड कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे हमने स्पेसिफिक यूज में लिया है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। स्यूडोमोनास पुटिदा बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये सब अपन यूज में ले सकते हैं, बैक्टीरिया का एग्जांपल है ना, स्यूडोमोनास पुटिदा ऑयल को डिग्रेड करने में हेल्प करता है। Hence, as the water flows through the marshes, it gets purified naturally। क्योंकि इन सब ने भी क्या किया है, वहाँ रहना सीखा है, वहाँ रहने लग गए, बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन हो गई, इकोसिस्टम भी बना हुआ है, साइकिल भी सारी कंप्लीटली वहाँ चल रही है, ठीक है, और साथ में वाटर भी प्यूरिफाई होता जा रहा है, और हमने स्पीशीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन कर ली वहाँ पर, ठीक है, और एक तरीके से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको प्रोटेक्शन करने का काम किसने किया, फ्रेंड्स ऑफ एनकार्टा नाम का एक ग्रुप बनाया गया, उनसे बोला गया भाई आपको ये काम करना है, आपको इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। मतलब कि अगर मैं सीधा यहाँ बोलना चाहूँ तो वो ये है इस तरीके से कि हमने पहले किया कौन सा ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, देन उसके बाद किया कौन सा ट्रीटमेंट हमने किया, केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद इसको अपन ले गए किस ट्रीटमेंट के अंदर, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या किया, इसको हम डिवाइड कर दिया हमने किसके अंदर, 6 मार्शेस के अंदर। और उसके अंदर हमने क्या क्या यूज में ले लिया, सारे हमने प्लांट्स, स्पेसिफिक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हम बात करें एल्गी एटसेट्रा, इन सबको हमने क्या है यूज में लिया, ताकि नेचुरल वे में क्या हो जाए, उसका प्रिडेशन हो जाए, या वहां पर जैसे कि अपन बात करें प्रिडेशन तो वर्ड सही नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि हम बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड कर लें, या उसको एब्जॉर्ब कर लें, या फिर उसको क्या कर दें, डिसइंटीग्रेट कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द मार्श इज ऑल्सो कंस्टिट्यूट अ सेंचुरी which is a high level of biodiversity in the form of fishes, animals and birds that now reside there. A citizen group called Friends of the Arcata Marsh are responsible for the upkeep and safeguarding of this wonderful project। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अपन ने देखा कि ये फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा था, वो क्या काम कर रहे थे, यही कर रहे थे, ठीक है। आगे बात समझ में अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत, आगे देखें थोड़ा सा। अब देखो,
अब हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर अपन ने अभी पीछे वाले केस स्टडी को देखें तो उसमें हमने एक चीज़ देखी कि अगर हमको कोई भी सीवेज है उसके अंदर से अगर हमको पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि वाटर को बहना पड़ेगा, वाटर बहता हुआ आगे जाएगा तो ही उसके अंदर वो जहाँ तक उसको पहुँचाना है पहुँचाएंगे उसको, फिर उसके अंदर तो पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाएगा। तो हम घर पे क्या करते हैं, जब हम मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं तो उस टाइम हम फ्लश करते हैं, क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी से निकले हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से निकला है वो कहाँ जाएगा? फ्लश होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वाटर को हमेशा यूज़ में लिया जाए? तो अभी रिसेंटली क्या नई टेक्निक यूज़ में ली गई है, इसके अंदर ऐसे सैनिटेशन टैंक्स बनाए गए हैं जिसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ड्राई फॉर्म में इन सबको एक्यूमुलेट किया जाता है। ठीक है ना, और इसको बाद में एज फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स इसको यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, चलो तो ये बेसिकली कहाँ यूज में ले रहे हैं अपन? केरला की बात करें तो साउथ इंडिया में आपको इसको बहुत ज़्यादा यूज में लिया जा रहा है। टैंक्स बना दिए जाते हैं, उसी के अंदर ड्राई फॉर्म में ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती है। तो देखो, एट दिस टाइम ऑल वी हैव अज्यूम्ड दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर वाटर, दैट इज द रिएक्शन ऑफ सीवेज, मतलब कि रिक्रिएशन ऑफ सीवेज होना चाहिए ना, recreation of sewage. But what if water is not necessary to dispose of human waste like excreta? Can you imagine the amount of water that one can save if one didn't have to flush the toilet? This is already a reality. Ecological sanitation is a sustainable system for handling human excreta using dry composting toilets. अभी प्रेजेंटली साउथ इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है, मतलब कि हमको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर सीवेज को बाहर निकालना भी है तो हमको, तो सीवेज को अगर बाहर नहीं निकाला तो हम क्या करें, टैंक्स का फॉर्मेशन क्या है, और टैंक्स के अंदर हम क्या ड्राई फॉर्म में जो एक्सक्रीटा है उसको एक्यूमुलेट करते हैं और उसी चीज़ को बाद में सुखाने के बाद उस चीज़ को आप क्या है कुछ चेंजेस करके एज अ मैन्योर्स को फील्ड के अंदर यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आगे क्या है, this is practical, hygienic, efficient and cost effective solution to human waste disposal. The key point to be noted here is that with this composting method human excreta can be recycled in a resource which reduces the need for chemical fertilizers. There are working eco-scan toilets in many areas of Kerala and श्रीलंका। मतलब कि यहाँ पर सिंपल बात ये बोली जा रही है कि अभी प्रेजेंटली हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे परेशान किससे हैं? सैनिटाइजिंग एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा परेशान है अपन। हम ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर जो सीवेज वाटर है वो एक जहाँ से दूसरी यहाँ प्रॉपरली नहीं जा रहा, पाइपलाइन के थ्रू पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है कई बार, तो उसका एक तरीके से ये क्या आ चुका है, एक तरीके से विकल्प आया है हमारे पास कि हम एक काम कर सकते हैं, ड्राई सैनिटेशन टैंक्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है और उसी को बाद में यूज में लिया जाता है। तो टैंक्स फॉर्मेशन जो अभी हो रहा है कई बार घरों में होता है, तो टैंक्स के अंदर क्या होता है, आपका नगर निगम को कॉल करोगे तो वो आते हैं और आपके अंदर टैंक से जो भी एक्सक्रीटा एक्यूमुलेटेड है उसको लेकर वापस चले जाते हैं। एक पाइप जाता है, पाइप उसको पूरा सक कर लेता है सारा और एक टैंक में इकट्ठा हो जाता है, उसको ले जाते हैं एंड दे विल यूज इट एज अ फर्टिलाइजर्स। तो इसको ऐसे यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर का जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो आपके वाटर बॉडीज के अंदर जाए, टैंक फॉर्मेशन भी काम किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखें। अब इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी की, मतलब वाटर की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, क्या वो पॉल्यूटेड है या नहीं है, उसके लिए क्या क्या यूज में किसी को क्या क्या इंडिकेटर हो सकते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हम नॉर्मल गीजर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको एक नॉर्मल पॉन्ड का जो वाटर है थोड़ा गर्म लग रहा है तो आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है, ज़्यादा हो सकती है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा है तो हम बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो आप बोलते हो वाटर कैन बी पॉल्यूटेड, बोल सकते हो। कंडक्टिविटी, अगर उसके अंदर मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर मिनरल कंटेंट क्या है, उसके अंदर आयनिक फॉर्म में ज़्यादा, आयनिक फॉर्म में ज़्यादा है तो आप बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है आसानी से, तो मतलब वो भी पॉल्यूटेड हो सकती है। सैलिनिटी वाली बात भी वही है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम जानते हैं सॉल्ट इन द लिक्विड मीडियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि वो पॉल्यूटेड ज़्यादा हो सकती है। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड मतलब जो नीचे बैठे हुए सॉलिड हैं, अगर वो ग्रेटर है 2 माइक्रोमीटर साइज से ज़्यादा है, और 2 माइक्रोमीटर साइज के जो आपके सॉलिड होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं, ठीक है ना, अगर वो आपको ज़्यादा मिल रहे हैं सॉलिड नीचे बैठे हुए, तो आप बोलोगे कि इससे वैसे इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट इससे क्या है, ये वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जब पानी के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो ये कुछ टाइम के लिए पानी के अंदर मूवमेंट करेंगे, बट बाय द ग्रेविटी आफ्टरवर्ड इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम।
टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, जब कई बार सुनते हैं TDS, मतलब कि जो अगर किसी सॉलिड पार्टिकल की साइज 2 माइक्रोमीटर से कम है तो उसको इसके अंदर काउंट किया जाएगा, और इसकी मैक्सिमम यूनिट कितनी है 500 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आप बोल सकते वाटर इज पॉल्यूटेड। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड कलर ऑफ वाटर। अगर वाटर आपको थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा नजर आ रहा है तो आप बोलोगे इसके अंदर एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें बेकार आपको स्मेल आ रही तो आप बोलोगे पॉल्यूटेड भी ज़्यादा है। ठीक है। हार्डनेस, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर हार्डनेस क्या है, जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट अगर इसके अंदर ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं द वाटर इज हार्ड वाटर, और उसके अंदर हम बोलते हैं इट विल नॉट ईजीली फ्रॉथ विद वो सोप के साथ आसानी से झाग नहीं बनेगा। तो ये सारे जितने इंडिकेटर्स है, तो ये सारे कौन से हो गए आपके फिजिकल इंडिकेटर हो गए भाई। फिजिकल क्यों, आप देख के आसानी से स्मेल करके पता लगा सकते हो, देख कर पता लगा सकते हो कि वाटर पॉल्यूटेड है नहीं। सारे कैसे इंडिकेटर हो गए, फिजिकल इंडिकेटर हो गए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये जो इंडिकेटर है, जैसे pH क्या है, वो वाटर एसिडिक हो रहा है या बेसिक हो रहा है, तो केमिकल के डिजॉल्व होने की वजह से। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो पॉल्यूटेड है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पॉल्यूटेड नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों देख चुके हैं अपन थोड़ी देर पहले। हैवी मेटल्स का एक्यूमुलेशन या न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो यूट्रोफिकेशन हो सकता है। पेस्टिसाइड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से उसका बायोमैग्निफिकेशन भी हो सकता है। लेक से जो भी आपके छोटे छोटे प्लांट्स हैं या फिशेज हैं उसको कोई बर्ड खाएगी तो ऊपर जाके टॉप लेवल पर बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है। और अगर स्मॉल फिश को बड़ी फिश खाएगी तो बड़ी फिश भी क्या है, कई बार आपका टॉप कंज्यूमर का वर्क कर सकती है तो उसके अंदर भी बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है। तो ये सारे क्राइटेरिया आपको कौन से हो जाएंगे, केमिकल क्राइटेरिया, केमिकल इंडिकेटर्स हो जाएंगे सारे। इसके बेसिस पे भी आप पता लगा सकते हो कि जो आपकी पर्टिकुलर वाटर है वो क्या है, आपका पॉल्यूटेड है या फिर नहीं है। आगे देखें। नेक्स्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया कंसंट्रेशन ज़्यादा, फंजाई कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो हम बोल सकते हैं ये कहाँ हो जाएगा, आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर हो जाएंगे। ई कोलाई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे तब ग्रो करेगा जब ई कोलाई कहाँ मिलेगा, जहाँ पर आपको पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो उसके बेसिस से आप पता लगा सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी बायोलॉजिकल इंडिकेटर। मुझे एक चीज़ बताना, क्या है स्टोन फ्लाई भी आपका बायोलॉजी इंडिकेटर हो सकता है, डेफनिया वो भी हो सकती है। ठीक है ना। चलो, अब कुछ डिजीजेज जो इन पर्टिकुलर वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती है, जैसे कि मिनीमाटा डिजीज, दैट इज कॉज्ड बाय द मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग। मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से होती है मिनीमाटा डिजीज, एंड इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज। इसमें क्या होता है, न्यूरल जो आपके दिमाग की चीज़ें या फिर अगर अपन बात करें स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी आपकी न्यूरोलॉजिकल, जो आपसे नर्वस टिश्यू से जो भी चीज़ कनेक्टेड है, आपके जो भी मूवमेंट होते हैं वो सब क्या है, इफेक्ट होते हैं। आपकी मेमोरी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रंटल लोब, और अगर अपन बात करें जो आपका जो ऑक्सीपिटल लोब है वहाँ पर ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा कर सकता है। इसी वजह से अपन बोल सकते हैं कि मिनीमाटा डिजीज में क्या होता है, इंसान पागल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इट इज़ अ न्यूरल डिजीज। नेक्स्ट इटाई डिजीज, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम पॉइजनियम। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है भाई। जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर वहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा होता है, और जॉइंट पेन होने की वजह से इंसान कैसा हो जाता है, मूवमेंट करने प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाता। ठीक है। नेक्स्ट ब्लू बेबी सिंड्रोम, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट। तो अगर अपन बात करते हैं पानी के अंदर, अगर पानी हार्ड वाटर है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कई बार नाइट्रेट जब बॉडी के अंदर आएगा तो आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को कंट्रोल लेके नहीं जा पाएगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा, तो टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बच्चा होगा उसका कलर कैसा होने लग जाएगा, ब्लूइश कलर होने लग जाएगा। तो आप बोल सकते हो इट इज अ ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड दैट इज ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है, हमें ये समझ में आ गया कि किस किस वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है इस चैप्टर के अंदर। बस यही ध्यान रखना है कि बेसिकली किसकी वजह से क्या है, और कुछ केस स्टडी प्लीज़ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। केस स्टडी क्या उन्होंने किया था ये सब अपन को देखना है। सब एनसीईआरटी वाली बातें हैं, एनसीईआरटी के बाहर हम कहीं से कुछ भी नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा, है ना। क्यों नहीं ले रहे हैं, रीज़न यही है क्योंकि इस चैप्टर में आता है सिर्फ एनसीईआरटी से है, कुछ डेट्स हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम से हैं, हमको एक नाम है क्या है याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करें।